नमस्कार आप सभी को। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी हिंदी कक्षा में इकाई 3 के अंतर्गत दिए गए 6 प्रकार के शिक्षणों में से 5 प्रकार का शिक्षण पढ़ चुके हैं। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, रचना शिक्षण और हमारे यहाँ है व्याकरण शिक्षण। तो आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण शिक्षण। आज हम व्याकरण शिक्षण के बारे में जानेंगे। जो 6 प्रकार का शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण पढ़ने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सभी प्रकार का शिक्षण समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रत्येक शिक्षण की अपनी अपनी विधियाँ हैं। गद्य को अलग विधियों से पढ़ा सकते हैं, पद्य को अलग विधियों से पढ़ा सकते हैं, नाटक के अपने सोपान हैं, कहानी के अपना तरीका है, या फिर हम ये कह सकते हैं सोपान है। तो सब विधाएं अलग अलग तरीके से एक हिंदी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए, उन स्टेप्स को फॉलो करके और उन विधियों को लेकर के या फिर उन विधियों का प्रयोग करके। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण शिक्षण। तो सबसे पहले तो भाषा के बारे में ज्ञान करेंगे, क्योंकि भाषा को ही व्यवस्थित करने का काम व्याकरण के द्वारा किया जाता है। तो भाषा सीखना या भाषा का प्रयोग करना एक कला है, ये हम सभी जानते हैं। भाषा सीखना या शुद्ध भाषा का प्रयोग करना एक कला है। अब ये कला है, ये कला या भाषा हम कैसे सीखते हैं? हम 4 कौशलों से सीखते हैं। जैसे पहले बालक सुनता है, यानी सुनना, ये पहली क्रिया होती है। सुनने के बाद क्या करता है वो? बोलना, या जिसे उच्चारण कहते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी क्रम में ही बालक में भाषा का निर्माण होता है या विकास होता है। बालक पहले सुनता है। जैसे एक बालक परिवार में जन्म लेता है तो उसके बाद वो सीधा बोलना नहीं शुरू कर देता। जन्म के बाद वो क्या करता है, कुछ महीनों तक घर में विभिन्न जो सदस्य होते हैं उसके परिवार के, वो जो बोलते हैं उसको सुनता रहता है, यानी ध्वनियों को सुनता रहता है। और कुछ महीने बाद, अब ये फिक्स नहीं है कि कितने महीने बाद, कुछ बच्चे 6 से 7 महीने में भी कुछ उच्चारण करने या उच्चरित करने लग जाते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 सवा साल के हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये सबका अपना अपना विकास है कि किसमें कौन सा विकास कब डेवलप होगा। लेकिन जो अमूमन एक कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो एक लगभग वाली एज मान करके चलता है, वो कहता है 7 से 10 माह में बच्चा कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। ठीक है, तो पहले बालक क्या करेगा, केवल सुनेगा, सुन करके और उसके बाद वो क्या करेगा, बोलेगा, बोलने के बाद पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो लिखेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा को सीखने का ये एक क्रम है। मैं अपनी कक्षा में बहुत बार बच्चों को ये कहती हूँ कि ये जो क्रम है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कुछ भी नहीं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, और अगर आप इसको व्यवहारिक रूप में भी चेक करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। अभी मैंने बताया ना, बालक घर में जन्म के बाद केवल सुनता रहता है, फिर उसके बाद वो बोलने लगता है, फिर आप उसको स्कूल में भेजते हैं, वो पढ़ना सीख जाता है और उसके बाद वो लिखना सीखता है। पढ़ने लिखने में भी आपको पता होना चाहिए, पहले वो पढ़ेगा और फिर लिखेगा, क्योंकि पढ़ेगा मतलब उसको पहचान होगी अक्षरों की, तभी तो, और ध्वनियाँ पता चलेंगी, तभी तो वो लिखते हुए अपने माइंड में उन ध्वनियों को या फिर उन शब्दों को या उन अक्षरों को लेकर के फिर लिख पाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतने सालों में सेकंड ग्रेड हिंदी की परीक्षा में ये पूछा गया था, और यहाँ तक कि 3rd ग्रेड रीड में भी एक बार ये पूछा गया था, और ज़्यादातर पूछा जाता ही है। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है, लेकिन अगर कभी सुनी ही नहीं, अगर मैम ने कभी बताई तो ध्यान दिया ही नहीं, तो फिर ये कैसे क्लियर हो सकती है। और देखिए, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था एग्जाम के अंदर तो मुझे लगा कि अरे ये भी पूछा गया है प्रश्न में। और आप सोचो कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए, आपको ये पहले से पता है और ये प्रश्न आ जाए, ठीक है, ये प्रश्न आ जाए तो आपका तो 100% क्या 110% ये क्वेश्चन सही है। कितनी खुशी होती है ना कि इतना इजी प्रश्न। लेकिन ये इजी किसके लिए है बच्चों? ये इजी उसके लिए है जिसने क्लास में सुना है और सुन करके उसको याद रखा है, समझा है।
और फिर अपने उस समझे हुए या सुने हुए का परीक्षा में बैठे हुए उत्तर देने में प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। चलिए, ये तो रही अनइम्पॉर्टेंट तो बात नहीं थी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात ही थी क्योंकि मैं आपको महत्वता बताना चाह रही थी इस सीक्वेंस की, तो अनइम्पॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन व्याकरण शिक्षण हमारा आज का टॉपिक है, तो वापस से इसको इसके साथ रेलेवेंट करती हूँ एग्जाम से, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं अभी बात कर रही थी उससे आपको बाहर लेके आती हूँ। तो यहाँ पे ये क्रम भाषा को सीखने का है। अगर हम बात करें कि कोई भी बच्चा जो इस क्रम में भाषा को सीख रहा है, ठीक है, इस क्रम में सीख रहा है, तो इसका मतलब वो व्याकरण के भी टच में है, इसके भी संपर्क में है, क्योंकि भाषा को सीखना बहुत ही जरूरी है इसी क्रम में। तो भाषा को बच्चे ने इसी क्रम में सीख लिया। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि भाषा के अंतर्गत बच्चा कौन सी भाषा को सबसे पहले सीखता है। तो बच्चा सीखता है सबसे पहले मातृभाषा को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें पता है कि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा यानी माँ की भाषा, माँ की बोली, जो परिवार के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं विचारों के आदान प्रदान में, उसका प्रयोग करता है या उसको सीखता है, ये हम सभी जानते हैं। तो मातृभाषा में भी क्या बालक व्याकरण के नियमों का पालन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण में या हम ये बात करें मातृभाषा को सीखने में व्याकरण का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसमें बच्चे को जो शब्द सही लगता है बच्चा वो शब्द बोलता है, वाक्य बनाता है तो आगे पीछे शब्दों को कर देता है। कोई नियम का ध्यान नहीं रखता कि पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए, फिर काल आना चाहिए। नहीं, कोई ऐसा उसका सिखा सिखाया है, रट्टा रटाया कोई नियम नहीं होता है। वो जैसे उसको सही लगता है वो वैसे ही बोलता है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि उचित संज्ञा लगानी, उचित सर्वनाम लगाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइन उससे बनती है वो बना लेता है, कोई नियम फॉलो नहीं करता वो। ठीक है, तो मातृभाषा जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, जो भाषा अपनी माँ के संपर्क में रह करके या स्कूल जाने से पहले आप कह सकते हो, या परिवार के संपर्क में आकर के बालक जो भाषा सीखता है सबसे पहले वो होती है मातृभाषा, और इसमें नियमों का कोई भी पालन नहीं किया जाता। अब अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण बहुत ही जरूरी है। बिना व्याकरण के आप शुद्ध भाषा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, और शुद्ध भाषा बहुत ही जरूरी है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा तो जैसे भी बोल लेता है, ठीक है, कोई उसके व्याकरण के नियम नहीं है, कुछ नहीं है, उसको जैसे सही लगता है वो वहाँ पे सर्वनाम लगा देता है, वहाँ पे संज्ञा लगा देता है, अपना खुद का एक वाक्य तैयार कर लेता है, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है, उसका कोई नियम नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे उसके बड़ा होने पर एक व्यवहारिक भाषा की, तो उसमें नियमों की पालना करनी जरूरी है, चाहे फिर वो कोई भी भाषा हो। केवल मातृभाषा को व्याकरण के संपर्क में आए बिना भी अपनी महत्वता सिद्ध करने का या अपना उसका प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी सभी भाषाओं को बांधा जाता है व्याकरण के नियमों में। तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए या शुद्ध भाषा का प्रयोग बच्चे को सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब व्याकरण की एक दो परिभाषाएं जानते हैं जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये व्याकरण है। तो देखिए, आप सभी ने पतंजलि का नाम सुना होगा। पतंजलि का नाम, संस्कृत के विद्वान है पतंजलि। इनका एक ग्रंथ है महाभाष्य। महाभाष्य जीके में पढ़ते हो आप। वैसे तो अगर किसी ने संस्कृत नहीं भी पढ़ी है तो आपको पता होगा, और नहीं तो जीके में भी आता है इनका नाम। ठीक है, पतंजलि एक संस्कृत के विद्वान है, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है महाभाष्य। अब यहाँ पे महाभाष्य ग्रंथ में इन्होंने व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। महाभाष्य किससे संबंधित ग्रंथ है, या इसका जो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है, तो इसमें व्याकरण की बात की है। तो महाभाष्य में इन्होंने व्याकरण को कहा है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। अब इस शब्द को देखो, इसमें से क्या आता है, शब्द धन अनुशासन।
ये शब्दानुशासन शब्द कैसे बना है? शब्द धन अनुशासन से। ठीक है, शब्द धन अनुशासन, शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन। ठीक है, ये जैसे दो शब्द है ना, अब शब्द अनुशासन मतलब शब्द का अनुशासन या शब्दों का अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि आपने अपने दायरे में रहना है, यही तो अनुशासन होता है, दायरे में रहना है ना। यानी आपकी जो जगह है आपने वहीं बैठना है, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। आपने नियमों का पालन करना है, जो भी रूल्स बने हैं, जो भी नियम बने हैं, उनको आपने फॉलो करना है। और अगर यही अनुशासन जो हम पे लागू करने की बात हो रही है, तो हमने जो जो नहीं करना, तो वही शब्दों ने नहीं करना। तो वाक्य में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं? वहां पे संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, और कालसूचक शब्द होते हैं, कर्मवाचक शब्द होते हैं, है ना। तो बहुत सारे शब्द होते हैं वहां पे। तो अब उन शब्दों ने क्या करना है? अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। जो उनकी जगह है वहीं पे ही आना है, वहीं पे बैठना है, किसी और की जगह पे नहीं बैठना है। जैसे कि मैंने अभी बोला था ना, क्या करना है? हमें नियमों का पालन करना है। हमें ये पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जगह संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द आएंगे वाक्य के प्रारंभ में, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर काल आएगा। हम आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले कुछ भी रख लें और कुछ भी रख लें, ऐसा नहीं। ऐसा बच्चा कर सकता है मातृभाषा में, हम नहीं कर सकते हैं। तो जब शब्दों के अनुशासन की बात आती है, तब वही चीज क्या है? व्याकरण है। ठीक है, शब्दों को अनुशासित करना व्याकरण है। और ये बहुत ही इजी सी जो बात कही है, वो किसने कही है? पतंजलि ने कही है अपने ग्रंथ महाभाष्य में। तो इन्होंने व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन कहा है, यानी शब्दों का अनुशासन करना या शब्दों को अनुशासित करना। अब हम एक हिंदी के विद्वान हैं, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर। ठीक है, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने कहा है, किसी भाषा को बोलने, किसी भाषा को बोलने तथा लिखने के किसी भाषा को बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम व्याकरण है। ठीक है, किसी भाषा को लिखने या बोलने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम व्याकरण है। क्या समझ में आया इस बात इससे, आपको डेफिनेशन से या परिभाषा से? तो यहाँ पे किसी भाषा को बोलना और लिखना, उससे संबंधित जो नियम है, उनको जो बनाने वाली पद्धति है, यानी उसके नियमों को जो व्यवस्थित करने वाली पद्धति है, उसी का नाम व्याकरण है। बहुत ही इजी सी परिभाषा है, आपको एग्जाम्स में काम आएगी, इसीलिए आपको ये इजी सी परिभाषा मैंने लिखवा दी है। किसी भाषा को बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम व्याकरण है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर हमने जैसे पतंजलि की बात की और उसके बाद ये डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के द्वारा दी गई परिभाषा की बात की।
तो इसे देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या चीज है। चाहे तो व्याकरण को आप नियमों की या नियमों को बनाने वाली पद्धति, व्यवस्थित करने वाली पद्धति कह लीजिए, या फिर आप इसे कह लीजिए शब्दों का अनुशासन। ठीक है, ये क्या करती है, भाषा को नियम प्रदान करती है, शब्दों को बांधती है, अनुशासन रखती है, उन पर अनुशासित करने का काम करती है शब्दों को। ये है व्याकरण। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के उद्देश्य या व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। बच्चे को व्याकरण क्यों पढ़ाई जाती है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पढ़ाई जाती है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो व्याकरण शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है विविध ध्वनियों का ज्ञान कराना। विविध ध्वनियों का ज्ञान कराना, किसी विविध ध्वनियों का ज्ञान कराना, तो बालकों को या विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराना, ये व्याकरण शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है। देखिए, जो व्याकरण है उसके अंतर्गत या फिर अगर भाषा को सीखने की बात करें तो सबसे पहले भाषा के अंतर्गत बालक क्या सीखता है, ध्वनियाँ सीखता है ना। बालक को ध्वनियाँ सिखाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ अक्षर और उस वर्ण और उसके बाद शब्द, शब्दों से फिर बनते हैं वाक्य। तो इस तरह से एक क्रम में बच्चे को भाषा सिखाई जाती है। तो जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, किसी भी भाषा को सीखने की, ध्वनियों को सीखने से, अक्षरों को सीखने से, वर्णों को सीखने से। तो इस तरह से ये विभिन्न या विविध ध्वनियों को सिखाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, व्याकरण के द्वारा किया जाता है। व्याकरण सिखाने का या व्याकरण शिक्षण का जो पहला उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराना, जिससे कि वो भाषा के बारे में और भी अच्छे से जान सके। इसके बाद इसका दूसरा उद्देश्य है शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि बालक जब मातृभाषा सीखता है तो बालक का कोई व्याकरण नहीं होता या उसके पास कोई व्याकरण के नियम नहीं होते। उसको जो सही लगता है वो उस शब्द को उस जगह पे रखकर अपनी इच्छा अनुसार रख करके वाक्य बना लेता है। जहाँ उसे सही लगता है वहाँ संज्ञा लगा देता है, जहाँ सही लगता है वहाँ पे सर्वनाम लगा देता है, या फिर क्रिया आगे पीछे कर देता है, या फिर काल आगे पीछे कर देता है, या फिर कर्म को लास्ट में ले जाता है। कोई नियम नहीं होता उसके वाक्यों का या वाक्य निर्माण का। तो यहाँ पे जो शुद्ध भाषा की बात की जाती है उसके तो नियम है ना शुद्ध भाषा के, तो कि हमें पता है कि हमने पहले संज्ञा या सर्वनाम में से जो भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है उसे रखना है, और उसके बाद हम संज्ञा के बाद क्या रखेंगे, संज्ञा सर्वनाम के बाद हम कर्म रखेंगे, फिर क्रिया रखेंगे और फिर काल रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें एक कह सकते हैं व्यवस्थित पद्धति या व्यवस्थित नियम का पालन करना पड़ता है शुद्ध भाषा में। तो शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में व्याकरण हमारी हेल्प करता है। बच्चा जो ये अव्यवस्थित वाक्य निर्माण कर रहा है उसको व्यवस्थित करने में कौन हेल्प करेगा, व्याकरण हेल्प करेगा। मातृभाषा के प्रयोग में तो उसने कोई नियमों का पालन नहीं किया, उसे कुछ नहीं पता पहले क्या रखना है बाद में क्या रखना है वाक्य निर्माण में, लेकिन व्याकरण उसे ये नियम बताएगा जिससे कि उसकी भाषा कैसी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इसके बाद तीसरा उद्देश्य है बालकों में
सृजनात्मकता के विकास को बढ़ावा देने में सहायक। सृजनात्मकता क्या होती है? तो सृजनात्मकता होती है बालक के अंदर जो प्रतिभा छुपी होती है उसकी बात, ठीक है। जैसे कि अभी पिछली क्लासेस में हम रचनात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रचना करना क्या था? रचना करना भी सृजनात्मकता के अंदर ही आता है, रचनात्मकता या कलात्मकता के अंतर्गत ही आता है। तो जब बालक को शुद्ध भाषा का प्रयोग पता है, तो मान लीजिए बालक ने कोई रचना करनी है, चाहे कहानी की रचना करनी है, चाहे उसको कुछ निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो इसके लिए शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकता है। अगर ये व्याकरण नहीं होना तो बालक की जो रचना है उसको शुद्ध रूप प्राप्त नहीं हो पाएगा, जो उसकी अभिव्यक्ति है वो प्रभावी नहीं हो पाएगी। व्याकरण ही हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग बताती है या सिखाती है, और फिर इस शुद्ध भाषा का प्रयोग करके हम अपना जो भी हमने रचना की है किसी भी चीज़ की, जिसमें हमने प्रतिभा या सृजनात्मकता दिखाई है, वो रचना बहुत ही प्रभावी रूप में दूसरों के सामने आ सकती है। तो इस तरह से जो बालक में छुपी हुई जो प्रतिभा होती है, जो सृजनात्मक शक्ति होती है, उसको बढ़ावा देने में या उसको प्रोत्साहित करने में भी व्याकरण अपना एक मुख्य उसकी भूमिका रहती है या महत्व रहता है। इसके बाद इसका अगला उद्देश्य है बालकों को भाषा से संबंधित नियमों की जानकारी देना। आपको पता है भाषा तत्वों में हम बालक को व्याकरण सिखाते हैं तो कितना कुछ सिखाते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं ये बताते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये सब बताते हैं ना उसे। इसके अलावा समास, क्रिया, काल और विशेषण, ये सब पढ़ाया जाता है उसे भाषा तत्वों के अंतर्गत। तो ये सब क्या है? भाषा के नियम हैं, ठीक है। भाषा को सीखने का जिस तरह से एक तरीका है, तो भाषा तत्वों को सीखना भी जरूरी है। तो भाषा के नियमों को सीखने के लिए आपको इन भाषा तत्वों के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, जैसे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होती है, इस तरह से पता होना चाहिए। और इसके साथ ही इन शब्दों के बारे में पता होने के साथ साथ ही ये किस प्रकार से वाक्य में अपना अपना स्थान रखते हैं, या फिर इनसे संबंधित जो नियम हैं वो किस प्रकार से उनको फॉलो किया जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है, वो भी पता होना चाहिए। और ये सारा का सारा जो भी नियमों से संबंधित ज्ञान है भाषा के, वो किससे आता है या हमें कौन सिखाता है? तो वो व्याकरण सिखाता है। तो इस तरह से व्याकरण सिखाने का एक और उद्देश्य है कि ये बालकों को भाषा से संबंधित जितने भी नियम हैं उनकी जानकारी प्रदान करता है। अब अगला नियम है इसका, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, ये भी व्याकरण का एक उद्देश्य है। देखिए, बालक को जब विविध ध्वनियों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, और ध्वनियों को किस प्रकार से उच्चरित करते हैं, उसे वर्णों की जो ध्वनियां हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, अक्षरों को किस तरह से बोलते हैं ये पता चल जाएगा, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से निपुण हो जाएगा। अब वो जो पहले अशुद्ध शब्द बोलता था, मात्राओं का ज्ञान है, ध्वनियों को कैसे बोलना है, अक्षर कौन से हैं उनको कैसे बोलना है, वर्ण कैसे उच्चरित करने, ये सब जब उसको ज्ञान हो गया, मात्रा पता चल गई, तो जो उसका उच्चारण होगा वो कैसा होगा?
शुद्ध होगा, ये उच्च नहीं है, शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध उच्चारण। आपने तो मुझसे पहले देख लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है, मैंने अब देखा है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो बालकों को शुद्ध लिखने तथा पढ़ने के लिए प्रेरणा दें। तो व्याकरण क्या करता है, बालकों को शुद्ध लिखने और पढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ये भी व्याकरण सिखाने का या व्याकरण शिक्षण का एक उद्देश्य है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि व्याकरण क्या होता है या व्याकरण का प्रयोग करना कितना ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं बच्चे को भाषा में, इससे क्या मदद मिलती है, और इसके साथ ही व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अगली कक्षा में हम व्याकरण शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे और इसके साथ ही ये जो हमारा सभी प्रकार का शिक्षण है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट शिक्षण पे है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 5 प्रकार का शिक्षण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लीजिए, जिससे कि ये शिक्षण जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लास्ट वाले शिक्षण पे हैं, हम व्याकरण शिक्षण पे, जिसकी अगली कक्षा में हम इसकी विधियाँ पढ़ने वाले हैं।